हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश आपका अपने चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आपको पता है मैं आपको पिछले क्लास में प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था, परावर्तन जो कि हो चुका है, लेकिन इससे पहले जो क्लास था हमारा वह प्रकाश का अपवर्तन था। ठीक, अब अपवर्तन था तो अपवर्तन के बाद हम आज आपका जो क्लास लेंगे यहाँ पर वह अपवर्तन के नियम। एक वैज्ञानिक थे, आपको पता होगा, स्नेल, जिन्होंने प्रकाश के अपवर्तन के एक नियम दिया। उसी नियम के बारे में हम बात करेंगे। उनका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसी कॉन्सेप्ट के जरिए हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रकाश की किरण को जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाया जाता है तो प्रकाश के नेचर में क्या परिवर्तन होता है, उसी के बारे में जो वैज्ञानिक थे स्नेल, वो हम लोगों को बताए हैं। तो उसी के बारे में आइए हम बात करेंगे आज। आप हेडिंग डाल लीजिए, अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम, इस नियम को बताने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा तो इस नियम को आप नहीं समझ पाएंगे। बात यह है कि स्नेल साहब तो बता दिए कि प्रकाश की किरण को अगर किसी माध्यम में ले जाया जाए तो प्रकाश के नेचर में कुछ परिवर्तन होता है। ठीक, वो परिवर्तन कौन सा होता है? वो परिवर्तन मैं आपको बता दूं, अगर कोई माध्यम ना हो, ठीक, अगर कोई माध्यम ना हो तो प्रकाश के नेचर में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। उनका सीधा सीधा कहना यह था कि जब प्रकाश को किसी माध्यम में गुजारा जाए, ठीक, किसी माध्यम में गुजारा जाए तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना अनिवार्य होगा। अगर एक ही माध्यम में आप प्रकाश की किरण को ले जाएंगे तो उसके नेचर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब अगर वह प्रकाश वाई में जा रही है तो वह अपने मार्ग में ही जाएगी जब तक कि उसके बीच में कोई माध्यम न आए। वह माध्यम अवरोधक भी हो सकता है, ठीक, जो प्रकाश की किरण को क्या करे, रोके। तो आइए हम पहले उसके बारे में आपको बता दें, तब मैं बताऊंगा आपको अपवर्तन का नियम क्या होता है। ठीक, मान लीजिए कि यह आपका कांच का कोई गुटका है, ठीक, और यह कांच पूरा स्लैब है। स्लैब मतलब आप समझते हो कि पूरा यह टुकड़ा है। अगर इसमें प्रकाश की किरण को प्रवाहित किया जाए, मतलब अगर प्रकाश की किरण को इसमें जो है टकराया जाए या तो मतलब इसके अंदर प्रवाहित किया जाए तो प्रकाश के नेचर में क्या चेंजिंग होगा, उसी के बारे में हम बताते हैं आपको। मान लीजिए कि यह क्या है, आपका कांच का गुटका है। अगर प्रकाश की किरण, ठीक, यह पहला माध्यम आप मान लीजिए, यह क्या है, वायु, ठीक, उसके बाद कांच मिला, कांच के बाद फिर हम वायु में ले आएंगे, ठीक, किसमें, वायु में। ये देखिए आपका दो माध्यम हो रहा है। कितना? दो माध्यम। यह दो माध्यम है। अगर वायु से हम कांच में ले आए फिर कांच से वायु में ले जाएं तो प्रकाश के नेचर में क्या चेंजिंग होगा, इसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो यही माध्यम का प्रयोग करके स्नेल ने एक नियम दे दिया जिसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन का नियम। ठीक, तो हम देखते हैं, मान लीजिए कि आपका यह प्रकाश का किरण जब आएगा इस कांच के गुटके पर, हमने आपको प्रकाश का परावर्तन में पढ़ाया था। जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी तल पर टकराती है तो तल जो होता है, यह तल आपका इसके लंबवत एक अभिलंब होता है। आपका क्या? अभिलंब। यह अभिलंब ही डिसाइड करता है कि आपका प्रकाश का किरण किधर जाएगा और किस पर डिपेंड कर रहा है, आपके माध्यम पर। आपका माध्यम कैसा है, सघन है कि विरल है। तो देखिए जब यह
वायु से कांच में आएगा, मतलब विरल से सघन में आ रहा है। ठीक, विरल से सघन में आएगा। तो मैंने आपको प्रकाश का अपवर्तन जब बताया तो उसमें बताया जब विरल से सघन में आए तो क्या होगा, जो प्रकाश का किरण होगा वह अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। ठीक, तो हमारा जो यह प्रकाश का किरण परावर्तित होगा यह अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाएगा, मतलब जाना इसे इस डायरेक्शन में था, लेकिन यह क्या किया, अभिलंब की तरफ झुक गया। तो आपको पता होगा मैंने बताया था यह आई होता है। आई क्या है, अपवर्तन कोण है। आई, माफ करिए, अपवर्तन कोण नहीं, आपतन कोण होता है। ये जो आर होता है यह अपवर्तन कोण होता है। ठीक, तो ये कोण देखिए आपका क्या होगा, आर होगा, ये आर होगा। मतलब अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, आपतित कोण। और इसे जो प्रकाश की किरण जब परावर्तित होती है, यह अपवर्तन हो रहा है, तो अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। ये बताइए जब यह प्रकाश की किरण आगे चलकर कांच से जब बाहर जाएगी, एक माध्यम से क्या होगा दूसरे माध्यम में फिर जाएगी यह, मतलब अभी तो कांच में चल रही है लेकिन कांच के बाद फिर क्या आ रहा है, वायु आ रहा है। मतलब यहां पर देखिए, मतलब अब क्या काम करेगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा प्रकाश, तब क्या होगा, यहां पर अभिलंब फिर से बना लीजिए आप, ये होगा आपका अभिलंब। ठीक, प्रकाश को कहां पर जाना चाहिए, आपको मैंने बताया था जब प्रकाश की किरण क्या सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। मतलब यहां पर देखिए यह थोड़ा अभिलंब से दूर हट कर जाएगी। ठीक, जाना इसे इस डायरेक्शन में था लेकिन यह इस डायरेक्शन में न जाकर थोड़ा अभिलंब से दूर हट गई। और इसके बीच में जो कोण बनेगा यह कोण आपका आर होगा, और यह कोण जो है क्या है, आई है। अपवर्तित मतलब जो किरण आपतित हो रही है उसके बारे में, और जो प्रकाश की किरण क्या हो रही है, बाहर जा रही है, वह किरण, वह प्रकाश की किरण। ठीक, अब यह हम कह सकते हैं यह प्रकाश की किरण जो है निर्गत प्रकाश की किरण है। मतलब प्रकाश की किरण जो आई फिर बाद में क्या हो रही है, बाहर निकल जा रहा है, मतलब वाई में से आया वाई में चला गया। तो यहां पर देखिए जो प्रकाश की किरण वाई में आ रही थी उसी के समांतर यह होगा, क्योंकि वाई से वाई में जा रहा है। अगर जिस डायरेक्शन में वह आ रहा होगा वाई में, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, वह निर्गत होगा। मतलब कोण आर और कोण आई ये क्या होंगे, बराबर होना चाहिए। ठीक, क्योंकि वाई और वाई मतलब वाई में से आया और वाई में गया, उसके बीच में कोई भी माध्यम पड़ जाए उससे मतलब नहीं है। माध्यम क्या काम करेगा, मोड़कर उसी डायरेक्शन में ला देगा, अगर जिस डायरेक्शन में प्रकाश की किरण उस तल पर टकराई थी। ठीक, तो यहां पर देखिए स्नेल ने क्या कहा कि अगर आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाते हैं और फिर उसी माध्यम में प्रकाश की किरण को ले आ देते हैं तो क्या होगा, प्रकाश का किरण उसी नेचर में आ जाएगा। मतलब जिस एंगल पर वह तल से टकराया होगा उसी एंगल से तल से बाहर निकलेगा। ठीक, मतलब एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक, तो स्नेल ने इसी नियम का प्रयोग करके बताया, इसी थियरी जो आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट चित्र आपको डायग्राम बना है, इसी डायग्राम का प्रयोग करके उन्होंने क्या किया, नियम बना दिया। इसी नियम को क्या कहते हैं, अपवर्तन का नियम।
इसे आप बना लीजिए, तब मैं आपको बताता हूँ। यह क्या है आपका पहला माध्यम, यहाँ पर नोट कर लीजिए, या क्या है पहला माध्यम, और यह जो है आपका दूसरा माध्यम है, दूसरा माध्यम, ठीक, दूसरा माध्यम है। और यह कैसा माध्यम हो जाएगा, पहला ही माध्यम है, क्योंकि वायु और नीचे भी वायु है, ठीक। तो हम अब यह डायग्राम बना लीजिए आप, तब मैं आपको बताता हूँ अपवर्तन का नियम क्या था, ठीक। इसी का प्रयोग करके क्या किया, स्नेल ने एक नियम दे दिया। अब देखिए वह नियम क्या है। स्नेल ने कहा कि अगर हम जब तक विरल से सघन में, क्या विरल से सघन में या सघन से विरल में प्रकाश की किरण को ले जाएंगे तभी यह घटना होगा। अगर एक ही माध्यम में अगर आप ले जाएंगे तो यह घटना नहीं होगा। तब उन्होंने बताया, क्या बताया कि अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण और क्या, अपवर्तित किरण और अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण और क्या अभिलंब और आपतन बिंदु, ये सब क्या हो रहे हैं, देखिए तीनों एक ही बिंदु पर हैं, तीनों क्या हैं, एक ही बिंदु पर हैं। यह उनका क्या था, पहला पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या बोले स्नेल ने, कहा अपवर्तित किरण और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तो उधर हुआ, लेकिन आपतन बिंदु और क्या, आपतन बिंदु, ठीक, और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आप यहाँ पर पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट क्या है आपका, पहला पॉइंट लिखिए अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक, क्या अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु और आपतन बिंदु और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक। क्या स्नेल ने बताया अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये प्रकाश की किरण आई है, यह क्या है, एक ही तल पर देखिए तीनों मिल रहे हैं। कौन, अभिलंब और आपतन बिंदु इसी को कहते हैं, और अपवर्तित मतलब जो आपतित प्रकाश की किरण पड़ रही है, देखिए तीनों एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक। तो यह था स्नेल का पहला पॉइंट। उन्होंने यह बताया कि ये गुण होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट आपका जो होगा उसके बारे में आप लिखिए। दूसरा पॉइंट जो प्राप्त हो रहा है वह क्या है, अपवर्तन का नियम प्राप्त हो जा रहा है। यह तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट स्नेल ने बताया, क्या बताया, किन्हीं दो माध्यम, क्या होना चाहिए, किन्हीं दो माध्यम तथा एक रंग के प्रकाश के लिए, क्या एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होना चाहिए, नियतांक होना चाहिए, ठीक। तो उसके बारे में हम लिखते हैं यहाँ पर। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, इसी दूसरे पॉइंट पर क्या प्राप्त हो गया है आपका, अपवर्तन का नियम, ठीक। तो क्या है दूसरा पॉइंट, किन्हीं दो माध्यमों, मतलब दो माध्यम होना अनिवार्य है, ठीक। और क्या होना चाहिए, प्रकाश की किरण एक ही होना चाहिए, क्या, प्रकाश की किरण एक ही होना चाहिए, और तब क्या होगा,
आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात जो होगा वह क्या होगा, नियतांक होगा। तो यहां पर लिखिए, किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश किरण क्या, किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण, यहां पर आगे होगा के लिए आपतन कोण का जा और अपवर्तन कोण का जा का अपवर्तन कोण के, यहां लिख लीजिए, के जा का अनुपात नियतांक होता है। ठीक, यह क्या है आपका अपवर्तन का नियम है। क्या कर रहा है, किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का जा और अपवर्तन कोण के जा का अनुपात नियतांक होता है। नियतांक मतलब क्या होता है, स्थिर होगा। मतलब आपतन कोण और क्या अपवर्तन कोण का जो साइन में अनुपात प्राप्त होगा, जा का मतलब होता है साइन के साथ जा निकाला जाता है। आप आगे मैथ में पढ़ेंगे तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्या होता है। हम इस ड्राइंग को मिटा दे रहे हैं, आप बना लिए होंगे। ठीक, आगे क्या होगा इसमें, इसका कहने का मतलब यह है, यहाँ पर आगे आप लिख सकते हैं, इसके बाद नीचे लिख लेना आप, अर्थात क्या कर सकते हैं आप, जो आपतन कोण क्या है आपका, आई होता है, साइन आई, और अपवर्तन कोण क्या है, साइन आर। इन दोनों के अनुपात के क्या होगा, नियतांक होगा। ठीक, नियतांक मतलब स्थिर होता है। तो स्नेल ने कहा आपतन कोण का जा और अपवर्तन कोण का जा जो नियतांक होता है वही क्या कहलाता है, आपका अपवर्तन कोण का नियम कहलाता है। इसी का प्रयोग करके हम आगे क्या काम करेंगे, जब कोई माध्यम आ जाएगा या दूसरी माध्यम आ जाएगी तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा या क्या अपवर्तनांक प्राप्त होगा, वो हल करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे क्या होगा, यह नियतांक जो होता है और अपवर्तन जो है, ठीक, इसे हम क्या कह सकते हैं, इस नियतांक को हम म्यू या यन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं या व्यक्त करते हैं। ठीक, तो आप आगे लिख लीजिए यहाँ पर पॉइंट करके, इस नियतांक को म्यू या यन से
व्यक्त करते हैं। ठीक, नियतांक को किससे व्यक्त करते हैं? म्यू से या यन से व्यक्त कर सकते हैं आप। ठीक, अब इसके बाद जो बात आएगी, देखिए दूसरा पॉइंट आप लिखिए यहाँ पर। दूसरा पॉइंट क्या है? मान लीजिए कि आप एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जाएंगे, मतलब हम क्या कहेंगे यहाँ पर, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। मतलब यहाँ पर देखिए, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसका मतलब क्या होगा मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखना होगा माध्यम 2 और नीचे होगा आपका माध्यम 1। यह माध्यम 2 और माध्यम 1 हमारे लिखने का पर्पज ये था कि आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम कहें कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या होगा। मतलब अगर यहीं पर हम कह देते वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, मतलब हम ANG, मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या, वायु के सापेक्ष क्या कह रहा है, कांच का अपवर्तनांक। यहाँ पर तब क्या हो जाता, माध्यम आपका कांच हो जाता और नीचे क्या हो जाता, माध्यम वायु, एयर। ठीक, हमारे लिखने का मतलब यह था। ठीक, ANG मतलब क्या, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि माध्यम का प्रयोग हमने क्यों किया। यहाँ पर माध्यम 2 और माध्यम 1, यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक, मतलब यहाँ पर देखिए अगर माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक पूछे तो ऊपर हमारा क्या होगा, जिसके सापेक्ष पूछ रहा है वह हमारा ऊपर हो जाएगा और जिसका हमको निकालना है उसे हम नीचे कर देंगे। यहाँ पर देखिए माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, इन दोनों में से क्या होगा, या तो 2 का मान पता होगा और इसका मान नहीं पता होगा, या इसका मान पता होगा या 1 का मान नहीं पता होगा, तो तीसरे का 2 का मान आपको दिया रहेगा और तीसरा मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। और यहाँ पर वायु का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, इसके बारे में जब मैं अगला क्लास लूँगा तो आपको मैं एक टेबल दूंगा। उस टेबल में क्या होगा, सभी जो द्रव्य या जो भी माध्यम होंगे उनके अपवर्तनांक दिए जाएंगे। अगर आप उस अपवर्तनांक को याद रखेंगे, अगर याद भी नहीं रखेंगे फिर भी जब भी आपको न्यूमेरिकल पूछेगा उसमें दे देगा। ठीक, कि अपवर्तनांक किसका क्या है और किसका निकालना है आपको। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अब आगे की क्लास जो होगा हमारा, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, इसके टेबल के बारे में होगा और इससे रिलेटेड अगर कोई एक फार्मूला आएगा आपका, CV में संबंध होता है एक, ठीक, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर उनको भी हमारे क्लास की ज़रूरत होगी तो वो अपना भी पढ़ाई कर सकेंगे। और ये तो हमारा 10th की क्लास चल रहा है साइंस का, और हमारा एक 9th का भी क्लास चलता है। अगर आप 9th में हैं तो 9th की भी क्लास कर सकते हैं साइंस का। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो लाइक करने से हमको क्या होगा कि पता चलेगा कि हमारा वीडियो आप लोग देख रहे हैं और अपना पढ़ाई कर रहे हैं। धन्यवाद।